हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये एक तरफ से इकोनॉमिक्स का जो टर्म होता है वो मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप बने रहिए, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो मैं सोचा कि आपको बेसिक से मतलब बेसिक पॉइंट्स थोड़ा मैं इकोनॉमिक्स का बता दूं। तो दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स का बेसिक 10 लमसम 10 पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल अंत तक। तो दोस्तों, हमारा जो पहला होने वाला है, जैसे कि पहला हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। और तीसरा दोस्तों हमारा होगा सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो भी जिसको कहते हैं। तो केस रिजर्व रेशियो क्या होने वाला है। और दोस्तों, हमारा जो फोर्थ होने वाला है एसएलआर। तो एसएलआर क्या होता है। तो एसएलआर भी डिस्कस करने वाले हैं। और बैंक रेट भी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा बैंक रेट भी क्या होता है। ठीक है। और इन्फ्लेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिफ्लेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक्साइज ड्यूटी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे जो अंत वाला है जीएसटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी क्या है कि मैं ये जो आप जो भी देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो टोटल 1 से लेकर मतलब पूरा यहाँ से 1 से लेकर 10 तक, ये एक तरफ से आपका इकोनॉमिक्स का एक तरफ से क्या है, पिलर्स है। ठीक है दोस्तों, पिलर्स है। इकोनॉमिक्स का ये आपका पिलर्स है। तो पिलर्स क्या होता है कि जैसे आप कोई घर बना रहे हो, अगर आप कोई घर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, तो इस पिलर्स के मतलब सॉरी, पिलर्स एक तरफ से या बेस, आप कुछ भी कह दो, मैंने समझ गए होंगे आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बेस भी होता है, पिलर भी होता है। दोस्तों, पहली बात हम रेपो रेट क्या करते हैं। तो दोस्तों, रेपो रेट का भी क्या है सिस्टम। जैसे ये रेपो रेट है, ठीक है। रेपो रेट दोस्तों अभी मार्केट में 4% है। ठीक है, 4%। मतलब रेपो रेट में ऐसा कहा गया है कि जैसे कि बैंक हो गया, ठीक है। बैंक हो गया और ये हो गया आपका आरबीआई। ये ये मान लो कि ये बैंक है और ये हो गया आपका आरबीआई। तो अगर आरबीआई जब बैंकों को पैसा देती है, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी को अगर आप पैसा देते हैं, तो उस पे आप टैक्स लगाते हो। मैंने उनको आप फ्री में तो नहीं दोगे। अगर आप किसी को 5 लाख रुपया दिए तो आप बोलोगे कि 2% का तो ब्याज मैं आपसे लूंगा। तो वो ब्याज ब्याज को हम एक तरफ से मेन ब्याज का हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। अल्टीमेटली सब किसी को पैसा दे रहा है, किसी से ले रहा है, लेकिन यहाँ ब्याज का अंतर क्या होता है, मतलब कौन ले रहा है ब्याज, या कौन रिसीव कर रहा है या कौन दे रहा है, ये बात करेंगे। तो आरबीआई जब बैंकों को पैसा देती है, तो आरबीआई फ्री में नहीं देती है बैंकों को। फ्री में कौन किसको देता है, तो बैंकों पे एक टैक्स लगा देती है। ठीक है। तो बैंकों पे टैक्स लगा देती है। तो अभी वो टैक्स यूनिफॉर्म होती है, मतलब अगर 4% है तो 4% सारा बैंकों के लिए रहेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक बैंक के लिए एक टैक्स और किसी अलग बैंक के लिए किसी अलग टैक्स। तो वही बात है दोस्तों, जो ये 4% का मतलब टैक्स है, वो मतलब आप देखोगे तो मतलब 4% जब आरबीआई बैंकों को पैसा देती है तो 4% का टैक्स लेती है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बता दिया मैंने। अब रिवर्स रेपो में क्या होता है, यहाँ पे तो बैंक आरबीआई ने खेल खेल लिया। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है दोस्तों, सपोज अगर ये आरबीआई है और अगर ये बैंकों को पैसा देती है, सॉरी ये बैंक है, सॉरी। ठीक है। ये एरो को मैं बदल देता हूँ यहाँ पे। हम्म। अगर ये बैंक है और बैंक अगर आरबीआई को पैसा देती है, तो बैंक जब आरबीआई को पैसा देती है एक तरफ, तो क्या उस समय क्या होता है कि बैंक फ्री में नहीं देती है, मतलब बैंक फ्री में नहीं देती है, बैंक भी एक तरफ से मैंने आरबीआई पे टैक्स लगा देती है। ठीक है। तो बैंक ये होता है कि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है, रिवर्स रेपो रेट ये रेपो रेट से कम ही होता है। मतलब ये एक्चुअली रिवर्स रेपो रेट से कम ही होता है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि हमेशा आप डाटा देखोगे गूगल में या कहीं भी करके, तो ये जो रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। मतलब बैंक जो है वो अगर आरबीआई को पैसा देती है, तो वो मतलब क्या होगा, इन बैंक में इंटरेस्ट लेगा आरबीआई से,
लेकिन हमेशा पाया गया है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट आरबीआई से लेना वो मतलब एक तरह से कम होती है, ठीक है, कम होती है। तो आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक तरफ से बैंकों से ज्यादा होता है। तो रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। मतलब जब बैंक आरबीआई को पैसा देगी तो बैंक इतना परसेंट इंटरेस्ट लेगी। तो कोई भी बैंक, ये जरूरी नहीं है सिर्फ एक बैंक की है, कोई भी, या तो सरकारी हो या तो कमर्शियल हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा सरकारी बैंक इंडिया में कौन सा है? एसबीआई, ठीक है। और सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक या कमर्शियल बैंक आप कह सकते हो वो इंडिया में कौन सा है? वो है आपका एचडीएफसी बैंक। तो वही बात है दोस्तों। तो अगर कोई भी बैंक या तो एसबीआई हो, अगर आरबीआई को पैसा देती है तो आरबीआई बदले में इतना टैक्स बैंकों को देगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सीआरआर का। सीआरआर एक क्या होता है दोस्तों? सीआरआर होता है दोस्तों केस रिजर्व रेशियो। केस रिजर्व रेशियो, केस रिजर्व रेशियो। अच्छा, केस रिजर्व रेशियो क्या होता है? देखिए दोस्तों, क्या है ना कि अगर जैसे किसी बैंक के पास, मानो कोई बैंक है और इसके पास अगर 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, 100 करोड़ रुपया है, तो बैंक को हमेशा क्या करना पड़ता है? आरबीआई के पास उसका 4% डिपॉजिट रखना पड़ता है, एक तरफ से सिक्योरिटी के टर्म पे, ठीक है। क्योंकि कभी अगर बैंक कभी दिवाला निकल गया, मतलब जैसे पीएनबी का आप देख लो, पीएनबी में काफी विजय माल्या का जो फ्रॉड केस हुआ था, तो पीएनबी का उस समय दिवाला निकल गया था। तो अगर बैंकों का उस समय जब दिवाला दिवाला निकलता है तो उस समय क्या करता है आरबीआई? थोड़ा बहुत केस रिजर्व रेशियो से बैंकों को तुरंत का राहत एक महसूस होता है, बैंक को केस रिजर्व रेशियो से इंस्टेंट पैसा देने का काम करती है। लेकिन फिर अल्टीमेटली कैश रिजर्व रेशियो इतना मेंटेन करना बैंकों को जरूरी है आरबीआई के पास। तो इन शॉर्ट, अगर मानो कोई बैंक है, मानो कि आपका कोई बैंक है, आपका बैंक में 100 करोड़ रुपया है, तो आपको आरबीआई के पास 4% डिपॉजिट रखना होगा। तो कितना रखना होगा? 4 करोड़ रुपया आपको डिपॉजिट रखना होगा। तो अब ये तो आरबीआई के पास रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसएलआर का। दोस्तों, एसएलआर का मतलब ये होता है स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो, स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो मतलब ये है कि अगर आपने बैंक खोला है, ठीक है, आपका जमा पूंजी 100 करोड़ का आपने बैंक खोला है, ठीक है, और भगवान करे अगर आपने बैंक खोला है तो आगे बढ़े, ऐसा ना हो दिवाला निकल जाए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आरबीआई के पास आपने 4% रख दिया, तो 4 करोड़, तो 100 करोड़ का 18%, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है ना, बैंक के पास दो तरीके का पैसा होता है, एक तो लिक्विडिटी मनी होता है, एक अनलिक्विडेटेड मनी होता है। मतलब बैंक, फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक क्या करेगा? आपको प्रॉपर्टी ले लेगा, प्रॉपर्टी को मतलब बेच के बैंक अपना पैसा लेके फिर जो बचेगा आपको वो वापस कर देगा। तो ऐसा ही होता है। एसएलआर 18% बैंकों को अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता है एनी टाइम। अगर आपका 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से मान लो 18 करोड़ आपको रखना होगा आपके पास एनी टाइम। तो 18 करोड़ या तो वो कैश में हो सकता है, नहीं तो वो आपका अनलिक्विडेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, बॉन्ड्स में भी हो सकता है, समझे, गोल्ड्स में भी हो सकता है, कोई चीज में हो सकता है। लेकिन 18% का एक वैल्यू रखना पड़ता है जितना आपका पास प्रॉपर्टी है। अगर 100 करोड़ है तो लमसम 18 करोड़ का वैल्यू आपको डिपॉजिट करके आपके बैंक के अंदर रखना होगा। ये टाइम टू टाइम चेक करता है। अगर ये दोनों अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो क्या होता है? आरबीआई आप पे पेनल्टी लगा देगी। जैसे हाल फिलहाल एसबीआई के ऊपर 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया था। इसलिए लगाया गया था कि आरबीआई का नॉर्म्स वो फॉलो नहीं कर रहे थे, और आरबीआई को रिपोर्टिंग भी आपको करना पड़ता है। जैसे आपका बैंक कैसे काम कर रहा है, आपका बैंक का क्या सिस्टम है, क्या मतलब लोन का कैसा सिस्टम, मतलब हर एक अपडेट आपको आरबीआई को देना होगा, ठीक है। आरबीआई को अगर आप अपडेट नहीं देते हो तो आप पे आरबीआई क्या करेगी? फाइन लगा देगी। तो ये सही वही बात है। तो ये एक तरफ से इकोनॉमी को रन करने का एक तरीका है ताकि इकोनॉमी को चोट ना पहुंचे, ठीक है, क्योंकि अंत में आम जनता सफर करते हैं। तो अब आ जाते हैं बैंक रेट। देखो दोस्तों, ये जो रेपो रेट है और बैंक रेट है ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रेपो रेट एक सिस्टम के द्वारा सारे बैंकों के लिए होता है, ठीक है, और बैंक रेट जो है
वो भी सभी बैंक के लिए एक ही होता है, एक ही सिस्टम होता है, लेकिन बैंक रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है रेपो से। इस बार थोड़ा ज्यादा है, बैंक रेट 4% है, ये 4.5 to 2%। और बैंक रेट का भी वही मीनिंग है, अगर आरबीआई बैंक, अगर अगर बैंक है वो अगर आरबीआई से जाके पैसा लेती है तो वो क्या करेगी, बैंक रेट पे अगर लेगी पैसा, अगर तो वो आरबीआई उस पे 4.25% टैक्स लगा देगा। तो ये बैंक रेट और रेपो रेट ऑलमोस्ट सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको डाटा देखना है, 4% रेपो रेट का है, बैंक रेट का 4%। दोस्तों अभी बात करते हैं हम इकोनॉमिक का, कुछ ऐसा पिलर जो इकोनॉमिक को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब तो आरबीआई तब भी संभाल लेती है, जो 1 से लेके 5 तक है, ये 1 से लेके अगर 5 तक जो भी सिस्टम है वो आरबीआई संभाल लेती है, लेकिन जो 6 से लेके 10 तक है ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लेशन होता है राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब सामान का देख रहे हो आप, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, चावल का, तेल का, घी का, शक्कर, चाय पत्ती का, कॉफी, कुछ भी ले लो, टिकट्स टिकट्स देख सकते हो, तो कुछ भी ले लो, सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट का अगर दाम बढ़ता है वो, और पैसा मार्केट में उतना ही है, यानी 100 रुपया है मार्केट में, कल 100 रुपया में 1 केजी एप्पल मिलता था, लेकिन आज वही 1 केजी एप्पल अगर 200 में मिल रहा है, यानी कि सामान तो वही है ना, 1 केजी एप्पल ही है, लेकिन उसका क्या हुआ है, दाम बढ़ गया है। माने एक तरफ से पैसा का वैल्यू घट गया है ना। 200 रुपया में आपको अब 1 केजी मिल रहा है, जो कि पहले 100 में मिलता था। तो उसी को इन्फ्लेशन करते हैं, मतलब सामान उतना ही है, दाम बढ़ चुका है, मतलब पैसा का वैल्यू गिर चुका है ना। तो वो काफी इंटरनेशनल मार्केट, वो सब एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो वो सब मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको। तो ये मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। राइज इन प्राइस मतलब वस्तु का दाम बढ़ना, ठीक है। और डिफ्लेशन, ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब है। और इन्फ्लेशन देखो दोस्तों, 2 से 6% के अंदर ही रहना चाहिए। जैसे अभी इंडिया का इन्फ्लेशन लमसम 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। 4 तक भी पहुंच जाए कोई बात नहीं, 2 तक भी रहे कोई बात नहीं, 2 तक भी रहे कोई बात नहीं, 5 तक भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 से नीचे और 6 से ऊपर जाता है तो ये थोड़ा, मतलब थोड़ा डर हो जाता है कि कहीं क्रैश ना कर जाए। अब डिफ्लेशन देखो, ये तो राइस के बारे में बात किया था ना मैंने। अब डिफ्लेशन क्या होता है, डाउन, मैंने फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार ये तो बढ़िया है ना, 1 केजी एप्पल 50 रुपए में मिल जा रहा है। तो देखो दोस्तों, ये भी ठीक नहीं है। मतलब आप सोचो, अगर आपको 1 किलो एप्पल 50 रुपए में मिल रहा है, जो कि कल होते 100 रुपए में था, तो क्या होगा, यही होगा ना कि लोग डिमांड और खरीदने लग जाएंगे, और खरीदने लग जाएंगे, वेस्टेज ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा, सामान तो उतना ही प्रोडक्शन होगा, तो सरकार को और लाना होगा। और इससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, जो कि मैं ये सिर्फ कभी डिस्कस कर रहा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, तो उस पर फर्क पड़ जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, एक प्रेशर हो जाएगा सरकार पे कि इतना डिमांड आ रहा है, इतना डिमांड आ रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये भी आप मान लो 2 से 6 के अंदर नहीं होना चाहिए परसेंट। तो मतलब इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम, एक मीडियम एवरेज लेवल पर रहना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी ज्यादा हुआ, कुछ भी कम हुआ, तो वो बहुत हानिकारक हो जाता है इकोनॉमिक में। अब हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी, 8वां पॉइंट। दोस्तों कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स एट कंट्री लेवल। माने मानिए आप, भारत जो है, इंडिया, और ये है हो गया पाकिस्तान, जो कि एक क्या बोले, आतंकवादी वाला देश, ठीक है। तो भारत वीरों का देश और पाकिस्तान आतंकवाद का देश। फिर भी ट्रेड एक ऐसा चीज है कि बिजनेस तो करना ही है ना। तो अब आप दुकान खोले, ऐसा तो नहीं है कि जो आप, जिससे आपका दुश्मनी है वो सामान लेने आ रहा है तो आप ले दो, आपको तो प्रॉफिट देखना पड़ता है इसमें। तो वही बात है। तो तो भारत इंडिया को अगर कोई सामान बेचता है, या इंडिया भारत को कोई सामान बेचता है, मैंने पाकिस्तान, भारत अगर पाकिस्तान को कुछ सामान देता है, या पाकिस्तान भारत को कुछ सामान देता है, तो ये लेन देन जो कंट्री लेवल पे होता है, तो इसके बीच में एक टैक्स लगता है, समझे, एक टैक्स लगता है, तो इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो वही है कस्टम ड्यूटी। अब एक्सरसाइज ड्यूटी जो कि अब है नहीं, वो मैं फिर बताऊंगा, है नहीं, फिर भी मैं मीनिंग समझ देखो।
क्या है क्या नहीं है उसके बाद में करेंगे, लेकिन हर एक चीज का अगर आपको मीनिंग समझना है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, फिर आपका बेस सही होगा, फिर आप कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझोगे। एक्सरसाइज ड्यूटी दोस्तों क्या है? स्टेट टू स्टेट टैक्स मनी। अगर आप गुजरात से और ना गुजरात से अगर आप आसाम कुछ सामान भेज रहे हो, तो पहले क्या लगता था? स्टेट टू स्टेट टैक्स, मैंने एक एक्सरसाइज ड्यूटी लगता था, ठीक है। तो उसी को स्टेट टू स्टेट टैक्स का एक्सरसाइज ड्यूटी। अब आ जाते हैं जीएसटी। जीएसटी आने के बाद दोस्तों ये एक्सरसाइज ड्यूटी हट गया, ठीक है। इसमें वैट भी नहीं है, एक्सरसाइज ड्यूटी भी नहीं है, जो सरचार्ज होता था, सेस होता था, ये सब कहानी खत्म। तो जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स, गुड्स पे टैक्स, सर्विस पे टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये किस पे कोई पूछेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? तो आपको बताना है दोस्तों, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब फिर क्या है इनडायरेक्ट टैक्स में होता है? ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले डिस्कशन काफी हुआ था पर लागू नहीं हुआ था। तो ये हाल फिलहाल 2017 में 1 जुलाई को लागू हुआ था भारत में। और कौन सा अमेंडमेंट है? तो 101st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई में 101st अमेंडमेंट एक्ट। अब दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स आ जाएगी, ये आपका डायरेक्ट पैसा आ रहा है, मतलब 30,000 आना ही आना है मंथ में, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स में भी एक परफेक्ट इतना एवरेज इनकम आना ही आना। तो ये सब कुछ जो मोटा लेवल का टैक्स है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स होता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब दोस्तों वो है कि चिप्स का पैकेट हो गया, उसमें इस फाइल होता रहता है, आप देखोगे इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स लिखा रहता है, ठीक है। तो वही है इनडायरेक्ट टैक्स, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स, पूरा टैक्स मिला के उसी में सारा चीज मिला दिया जाता है, वैट सेस फलाना ढिलकाना सारा टैक्स मिला दिया जाता है। अब जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी इनडायरेक्ट और थोड़ा मैं और थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप गुजरात से आसाम कुछ सामान ले जाते हो, जैसे 1 लाख रुपए का सामान ले जाते हो, तो उस पर अगर 10% टैक्स लगता है। तो अगर आप गुजरात में जहाँ से सामान लिया वहाँ पर बिल बनाओगे ना, बिल तो बनेगा, पक्का बिल बनेगा। तो पक्का बिल पे 10% टैक्स लगता है। तो 10% टैक्स जो लगेगा वो हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब वो आप जब वहाँ आसाम से गुजरात से भी आसाम ले जाओगे, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं पहले होता था कि गुजरात में भी टैक्स देना पड़ता था, आसाम में भी टैक्स देना पड़ता था, जितना माल है उस हिसाब से आसाम में भी देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप एक बार आप गुजरात में सबमिट कर दिए, तो आसाम में आपका जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है जो लाने का, वो आप देके अपना माल ले जाओ, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो वही है, यही अच्छा किया। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं ले रहे, टैक्स ले रहा है, लेकिन सब एक साथ ले रहा है। जीएसटी का यही फायदा है, जीएसटी का यही फायदा है, इसीलिए जीएसटी आने के बाद काफी सुधार आ चुका है हमारा जो इकोनॉमी। तो दोस्तों ये सारा इकोनॉमी का एक पिलर हो गया, ठीक है। और ये सारा मैंने जो आपको बताया, वो अगर आप नहीं समझो ना, तो वीडियो को तुरंत पॉज करके रिपीट करके एक बार देख लेना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको भी इकोनॉमी के बारे में मतलब और क्या कोई भी टॉपिक यूपीएससी लेवल का कोई भी टॉपिक कुछ भी आपको जानना है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके लिए ला दूंगा। थैंक यू सो मच।